So last time we had reached up to the expression change in entropy. ठीक है, जब आप एनर्जी ऐड या एक्सट्रैक्ट करते हो सिस्टम में से तो किस तरीके से रिलेटेड है. अगर आप डी क्यू हीट सिस्टम को देते हो तो डी एस दैट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी, और अगर डी क्यू हीट आप एक्सट्रैक्ट करते हो देन डी एस इज द डिक्रीज इन एंट्रोपी. मतलब आप हीट ऐड करोगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी और आप हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द रिलेशन. नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी. ठीक है, ये सारे क्या हैं? दे आर सिंगल वैल्यू डिफरेंशिएबल वेरिएबल्स. दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स. एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं पीवी डायग्राम पर बात करता हूँ. ठीक है, और इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है. मतलब दिस इज P1 V1 एंड दिस P2 V2. ठीक है, ये स्टेट्स हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट्स हैं सिस्टम की. और मैं अलग तरीके से जाता हूं, एक दूसरे तरीके से जाता हूं, तीसरे से जाता हूं. एनी तो जो प्रेशर में चेंज है वही है P2 माइनस P1, वॉल्यूम में चेंज वही है V2 माइनस V1. तो ये पाथ डिपेंडेंट एज सच नहीं है. तो जो dV होगा, मतलब डिफरेंशियल जो V का है दैट विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल. लेकिन मैं कहूं व्हाट इज द वर्क डन, तीनों केसेस में वर्क डन अलग होगा. आपको पता है एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, इसमें एरिया अलग होगा, सेकंड में एरिया अलग होगा, थर्ड में एरिया अलग होगा. मतलब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा हूं, थर्मोडायनेमिक स्टेट पर पहुंच रहा हूं. मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है उन पर पहुंच रहा हूं. मैं P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक पहुंच रहा हूं. ठीक है, मतलब ये थर्मोडायनेमिक चेंज है. जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है ये थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताते हैं सिस्टम की. ठीक है, तो जब वो P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक, मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट 1, थर्मोडायनेमिक स्टेट 2, तो अभी जब चेंज होगा तो चेंज इन प्रेशर, ठीक है, आप जिस मर्जी तरीके से ले आइए, चेंज इन प्रेशर वही रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम वही रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर वही रहेगा. लेकिन व्हाट इज द वर्क डन? आपके पास डिफरेंट वेज से मैं वही उसी थर्मोडायनेमिक स्टेट पर पहुंचा. ये इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट है, ये फाइनल थर्मोडायनेमिक स्टेट है, लेकिन मैं डिफरेंट तरीकों से पहुंचा. तो वर्क डन आपके पास डिफरेंट है. आपको हीट भी डिफरेंट देनी पड़ेगी इन तीनों केसेस में. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जो Q है, ठीक है, वो dQ नहीं लिखा जा सकता. दैट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल. उसको हम डेल्टा Q से लिखते हैं. डेल्टा हम कुछ ऐसा. और उसी तरीके से वर्क को भी हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं लिख सकते, DW नहीं लिख सकते. एनीवे आप उसको डेल्टा W लिखते हैं. अगर कहीं DW लिखा भी जाए उसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बिल्कुल नहीं माना जाएगा. तो Q एंड W, ठीक है, डेल्टा Q एंड डेल्टा W, दे आर नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल. जहां तक सवाल है dP का, जहां तक सवाल है dV का, जहां तक सवाल है dt का, इवन ds, ठीक है, S इज द एंट्रोपी, ये सभी क्या हैं? दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दे आर नॉट पाथ डिपेंडेंट. ये चीज आप ध्यान में रखिएगा और इसका जिक्र मैं 4th यूनिट में भी दोबारा करूंगा. तो वही चीज, हाउएवर dQ इज नॉट अ परफेक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल. ठीक है, इट शुड बी रिटन एज डेल्टा Q. ठीक है, एंड नॉट dQ. तो अगर मैं ds की बात करूं देन दैट शुड बी डेल्टा Q डिवाइडेड बाय कैपिटल T. अगर dQ बाई T लिखा भी गया है नो इश्यू. ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो dQ है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है. ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठना चाहिए. नेक्स्ट है एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी. आपके पास दो सिस्टम सपोज, ठीक है, या फिर सिस्टम के दो सब सिस्टम्स है. कंसिडर अ सिस्टम टू बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 सब सिस्टम्स 1 and 2. ठीक है, आपने सिस्टम के 2 सब सिस्टम कंसिडर किए. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. तो एक सिस्टम 1, सेकेंड रादर सब सिस्टम 1 एंड सब सिस्टम 2, ये टोटल सिस्टम दोनों का है.
और इसकी एंट्रोपी आपके S1 और इसकी एंट्रोपी आप S2 कंसिडर कर लीजिए। आपको एंट्रोपी के लिए एक्सप्रेशन पता है, S इज इक्वल के नेचुरल लॉग W। W इज द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ होल ऑफ द सिस्टम। अब अगर मैं कहूं कि इस फर्स्ट सब सिस्टम की जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी दैट इज W1 और सेकंड जो सब सिस्टम है उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी दैट इज W2, ठीक है, तब आप अगर इंडिविजुअल सब सिस्टम्स की एंट्रोपीज की बात करें देन S1 विल बी K नेचुरल लॉग W1 एंड S2 विल बी K नेचुरल लॉग W2। फॉर्मूला आपके पास वही S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग W। लेकिन अब आपको एक और भी चीज पता है क्या, कि अगर ये जो दो सब सिस्टम्स हैं इनमें अगर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज W1 एंड W2 है, ठीक है, इंडिविजुअली, तो व्हाट इज द टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी प्रोडक्ट। ये भी चीज हम कई बार कर चुके हैं। तो W इज इक्वल टू W1 इंटू W2। तो पूरे सिस्टम की अगर मैं एंट्रोपी की S की बात करूंगा तो K नेचुरल लॉग W और W का है W1, ठीक है, इंटू W2। लॉग A इंटू बी क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B। तो लॉग W1 इंटू W2 इज लॉग W1 प्लस लॉग W2। नेचुरल लॉग है, बात अलग। K की वैल्यू पे K आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो K नेचुरल लॉग W1 एंड प्लस K नेचुरल लॉग W2। दैट मीन्स S इज इक्वल टू, ये क्या बन गया S1 और ये क्या बन गया S2, एंट्रोपीज ऑफ द सब सिस्टम्स। इसका मतलब है इसका एडिटिव नेचर है। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। इस तरीके से आप एडिटिव नेचर को क्लियर करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा, लेकिन अब हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। अगर कोई सिस्टम हम कंसिडर करते हैं और उसमें प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप में अगर क्या हो जाए, डेल्टा एस अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, मतलब चेंज इन एंट्रोपी बहुत कम हो रही है या फिर दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। इस चीज को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से। इसमें एक और चीज, अगर मैं इक्विलिब्रियम, ये ट्रिपल लाइन और M लिखा है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करूं, ठीक है, तो उसमें डेल्टा एस आपके पास क्या होगा, दैट विल बी जीरो। अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करूंगा। We can consider a reversible process as one in which system successively changes from one equilibrium state to another equilibrium state या next equilibrium state, differing only infinitesimally from first one state। मतलब पहली स्टेट और दूसरी स्टेट में फर्क बहुत कम है और सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है, देन इट हैज टू बी स्लो, ठीक है। सच infinitely slow process is quasi static, ठीक है। आप स्पेलिंग्स अगर देखें, इट इज quasi static, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, स्टैटिक है रादर, बट प्रोसेस हो रहा है, बट इट्स वेरी वेरी स्लो। दिस मीन्स एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक, स्लो होना पड़ेगा उससे। अगर वो स्लो नहीं होगा तो सिमिलर स्टेप्स पे आप उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा से आपके पास जीरो होता है फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट में और नेक्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है तो एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसीलिए उस स्टेट को आप क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट्स बोल रहे हैं। एग्जाम्पल फॉर्म में हम यहां कंसिडर कर रहे हैं, यहां शेल्व्स हैं, ठीक है, ये दीज आर द शेल्व्स और इस पर सैंड पड़ा है, ठीक है, रादर दीज आर शेल्व्स। और ये गैस है, ठीक है, गैस पर पिस्टन लगा रखा है और पिस्टन पर पेन है और पेन पर आपने सैंड पार्टिकल कंसिडर किए हैं, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन है, आपने गैस कंसिडर किया, इसकी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, वॉल्स दे आर नॉन कंडक्टिंग, पिस्टन लगा रखा है, पिस्टन के ऊपर आपके पास ये पेन है और पेन के ऊपर आपने क्या रखा है, सैंड कंसिडर किया है। साथ साथ में हम और क्या चीज कंसिडर कर रहे हैं, सपोज देयर इज नो फ्रिक्शन। ये जो आप पिस्टन कंसिडर करते हैं, अगर आप इसका 3 डायमेंशनल व्यू लें तो इस तरीके से पिस्टन होगा और इस पर आपने पेन लगा रखा और इस पर क्या है, सैंड है और नीचे गैस है।
ठीक है, धीरे धीरे आपने गैस शेल्फ पर शिफ्ट करनी शुरू कर दी। ठीक है, थोड़ी सी जैसे इस पिस्टन सपोज यहां था, आपने थोड़ी सी सैंड यहां शिफ्ट कर दी, वेरी स्मॉल अमाउंट। तो होगा क्या, ऊपर पहले क्या था, इसका जो प्रेशर था और गैस का प्रेशर वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, दैट वाज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पर सैंड है, उस सैंड का प्रेशर है किसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर। ठीक है, 4 सेकंड पर यूनिट एरिया, और इस गैस का प्रेशर है ऊपर की ओर, इस सैंड का प्रेशर नीचे की ओर, लेकिन दोनों प्रेशर एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। द मोमेंट आपने थोड़ी सी सैंड शेल्फ पर शिफ्ट की, ठीक है, पहले यहां था, ठीक है, शिफ्ट की, तो होगा क्या, इसका प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा कम हो जाएगा। गैस का प्रेशर मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा। बट इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हम कोई भी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे सैंड हटाते जाइए, ये ऊपर की ओर मूव करता जाएगा, और ये क्वासी स्टैटिक होगा, धीरे धीरे हटाना है। देयर शुड बी नो जर्की मोशन। ठीक है, जर्क नहीं लगना चाहिए। तो आप बहुत स्मूथली इस पिस्टन को ऊपर की ओर कर रहे हो, रादर गैस ऊपर की ओर कर रही है, क्योंकि गैस का प्रेशर, ठीक है, आपके पास ज्यादा है, और इसका प्रेशर थोड़ा सा हम कम कर चुके हैं। तो गैस अपना प्रेशर कम कैसे करेगी, बाय एक्सपेंशन। इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो फिर दोबारा प्रेशर बैलेंस हो जाएंगे, और दोबारा कहीं पिस्टन यहां टिक जाएगा। फिर आप और सैंड उठाइए, पिस्टन और ऊपर चल जाएगा, और ये नया इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, बनता जाएगा। और यहां आप कोई भी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, कंसिडर गैस टू बी इन इक्विलिब्रियम विद एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड, बी बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द पिस्टन, रॉड, पैन एंड सैंड। ठीक है, ये बैलेंस अगर होता है, और अगर आप धीरे धीरे इस सैंड को खींचते हैं, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा, एंड दिस इज क्वासी स्टैटिक। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। लेट देयर बी फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर। ठीक है, अब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड फ्रॉम द पैन इज शिफ्टेड टू शेल्व्स, ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये लाइन आप थोड़ी सी कट कर दीजिए, शेल्फ से आपने शिफ्टिंग कर दी, एंड नाउ फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, एंड देयर विल बी स्मॉल अपवर्ड फोर्स विच टेंड्स टू, ठीक है, जिसकी कोशिश क्या है, टेंड्स टू पुश द पिस्टन अप। ठीक है, पिस्टन को ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश है। ये आपने थोड़ी सी ये लाइन, ठीक है, कट कर लेनी है। If force is less, then force on static friction less than the force on the static friction, the piston will not move. Remove नहीं, move. Piston move नहीं करेगा। अब फ्रिक्शन है, और आपने थोड़ी सी सैंड, ठीक है, शेल्फ पर लेके आए हो, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क होना है वो नहीं होगा, या फिर कहिए फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है, उससे कम फोर्स जनरेट हुई है बाय द गैस, तो पिस्टन ऊपर की ओर मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इनफ काफी सैंड उठानी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू टेक इनफ सैंड, इट शुड बी शिफ्टेड टू द शेल्व्स। नाउ इफ इनफ सैंड इज टेकन अप या लिफ्टेड सो दैट द पिस्टन मूव विद द स्मॉल डिस्टेंस विद अ जर्क, JERK, जर्क के साथ वो पिस्टन मूव करेगा। इन दिस प्रोसेस वर्क विल बी डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट काम होगा। ऑल्सो ड्यू टू द जर्की मोशन, जर्की, JERKY, जर्क, जर्की मोशन, करंट विल बी सेटअप इन द गैस लीडिंग टू लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब जो आपके पास गैस है एकदम से ऊपर की ओर मूव करेगा, तो यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें करंट, मतलब उनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल नहीं है, आप इसको सिमिलर स्टेप्स में वापस नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन मैं अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूं, ठीक है, तो उसमें कोई फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे।
ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन इन अ वे। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर कर लेंगे। बाय रिमूविंग सैंड ग्रेन्स, ग्रेन GRAIN, grains, one by one we make the gas to expand at very slow rate without any jerk, ठीक है, JERK, without any jerk, which means no dissipation of energy, DISSI, dissipation of energy. Such a process is reversible, और एक क्वासी स्टैटिक होगा, इट विल बी क्वासी, QUASI, क्वासी स्टैटिक process. At every stage of this process the gas is in equilibrium with the external forces, ठीक है, जो गैस है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के एकदम इक्विलिब्रियम में है। और इसको आप उल्टा सकते हो, किस तरीके से, वो जो आप सैंड के ग्रेन्स जो निकाल रहे हो उसको फिर दोबारा आप उसी रेट से डालते जाइए, सिमिलर स्टेप्स में जो प्रोसेस है वो उसकी वापसी होगी, एंड दैट विल बी द रिवर्सिबल प्रोसेस विदाउट एनी वेस्ट ऑफ एनर्जी। देयर विल बी नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया है। इसका मतलब सीधा निकल के आता है, जब आप कंसिडर करोगे क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करेंगे तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई काम नहीं हो रहा है। जब इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। तो जो भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हुआ दैट विल नॉट बी रिट्रीव्ड जब सिस्टम वापस आएगा। तो इसका मतलब सीधा क्या, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस में बात करूं तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस में इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ रहा है, दैट विल गो एज अ वेस्ट। और यहां आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब है जब मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूंगा इफेक्टिवली वो सिस्टम ज्यादा काम कर पाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर देन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एंड वी हैव मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस में बात करता हूं तो कोई भी लॉस नहीं एनर्जी का, ठीक है, अगेंस्ट फ्रिक्शन एटसेट्रा कोई लॉस एनर्जी का नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैक्सिमम एनर्जी कहां यूज होगी, इन डूइंग द एक्सटर्नल वर्क, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास सबसे ज्यादा काम हो सकता है। और ये चीज आपने कार्नोट इंजन में भी पढ़ी होगी क्या, कि नो हीट इंजन कैन बी एफिशिएंट मोर देन द रिवर्सिबल हीट इंजन। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा काम होता है, बिकॉज देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अदरवाइज अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, काम होगा, वर्क होगा, और वो वर्क हमें वापस नहीं मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, रादर सबसे ज्यादा काम होगा। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर देन द वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। और यही इंपॉर्टेंस है रिवर्सिबल प्रोसेस की। इट हैज इंपॉर्टेंस इन थर्मोडायनेमिक्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लिमिट या स्टैंडर्ड टू द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड। जो मैक्सिमम वर्क हो सकता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के जरिए आप बता सकते हो। इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस अकरिंग इन द सिस्टम रादर देन द सराउंडिंग्स। सिस्टम में क्या काम हो रहा है हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है उसके सराउंडिंग के बजाय। और ये पॉसिबल कहां है, इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा दैट बी एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस। इसकी पूरी कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज बताऊंगा।